अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। साबिक वजीर आजम इमरान खान अपने बयानात और ऐलानात के जरिए मुख्तलिफ हलकों से बराह रास्त पैगाम रसानी में मसरूफ हैं। कभी एक कदम आगे बढ़कर इदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कभी अगले ही कदम वजाहतों, तौजीहात और तशरीहात का सहारा ले लेते हैं। कभी न्यूट्रल्स को न्यूट्रल रहने का मशवरा देते हैं और कभी न्यूट्रल्स को न्यूट्रलिटी छोड़कर हक का साथ देने की तंबीह करते हैं। गुज़श्ता रोज शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब में बदलने के बाद इमरान खान ने न्यूट्रल्स की जानिब इशारा करते हुए कहा कि मुल्क में सियासी तब्दीली की जिम्मेदारी इदारों पर भी है। जिन लोगों ने उन्हें हम पर मुसल्लत किया है, तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जबकि आज ही ये वजाहत भी दे डाली है कि उन्होंने जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाने का सोचा तक नहीं था, बल्कि वो समझते थे वे मेरिट की बुनियाद पर आर्मी चीफ अपॉइंट करने का इरादा रखते हैं। दस्तगीर ने बात कर दी कि जी आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था। मैंने किसी सूरत अल्लाह के सामने हाजिर होकर ये बात करता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। ये इशू था ही नहीं मेरे जहन में। तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। चाहते हैं कि हमारा फौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब अब मेरिटोक्रेसी हो। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूं, ये इनके खौफ थे। इमरान खान ने इस बात का एक बार फिर एतराफ किया कि उन्हें एक साल पहले गेम शुरू होने का अंदाजा हो गया था और वो हमेशा सोचते थे कि क्या कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का वजीर आजम बना देगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाएगा। सफर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। मैंने एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की। मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर, और इतने ओपन एंड शट केस किसी के नहीं है। और किसी और मुल्क में एक साल पहले इन तीनों ने जेल में होना था। वो कहते हैं ना, नकल में भी अकल चाहिए। इतने भोंडे तरीके से इन्होंने चोरी की है कि उसमें बाची कोई नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि आपने तैयारी नहीं है, कुछ नहीं किया। मैं आखिरी मिनट तक सोचता रहा कि नहीं ये नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि मैं आखिरी मिनट तक ये सोचता रहा कि ऐसा नहीं हो सकता। शायद इमरान खान इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी हुकूमत चली जाएगी। एक पल में वो ये कहते हैं कि एक साल पहले उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था, फिर वो ये कहते हैं कि इसकी तैयारी नहीं थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान के बयान पर रद्दअमल दिया है और रद्दअमल देते हुए कहा कि इमरान खान को बहुत गहरा और नाकाबिल तलाफी सदमा पहुंचा है। इसने जितनी मेहनत शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाकर उनको फाउल प्ले के जरिए मैदान से आउट करने पर की थी और उसने वो चाल उसी पर उलट दी है। इसी हसद और सदमे में अब इसकी बाकी जिंदगी भी गुजरने वाली है और इमरान खान इसकी आदत डाल लो। दूसरी जानिब आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वजीर आजम हाउस में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद, पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान, अपोजिशन लीडर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। PTI से शाह महमूद कुरैशी और उनके इत्तेहादी शेख रशीद को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी। उन्हें मदऊ किया गया लेकिन वो इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में शुरका को कलअदम TTP से होने वाले मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया गया और सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में मुल्क की सलामती और अमन व अमान का जायजा लिया गया। इजलास में हमसायों के साथ ताल्लुकात का भी जायजा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि वजीर आजम कौमी सलामती फैसलों पर पार्लियामान के इन कैमरा सेशन में ऐवान को एतमाद में लेंगे। जबकि राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान के बयान पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि इमरान खान का गैर मुल्की साजिश का बयानिया कहाँ गया। पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं तो उसके मतलब आज भी उन्होंने जो है वो बात की है और आज जो उन्होंने बात की है वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जी वो खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान आ गया है। तो उस बयान से तो अब ये साबित हो गया है कि ये मुझे इसलिए हटाना चाहते थे कि अगर ये मुझे ना हटाते तो मैं इनको जेलों में भेज देता। तो इस बेशर्म से पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया वो कि जी वो एक साजिश है, उस साजिश के नतीजे में जो है वो मुझे जो है वो हटाया गया है। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह खान की जानिब से नैब तरमीम के मामले पर इमरान खान जो हदफ तनकीद नून लीग को बना रहे हैं उस पर भी आड़े हाथों लिया। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा जाहिर कर चुके हैं कि नैब अमेंडमेंट्स को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस पर भी राना सनाउल्लाह खान ने ना सिर्फ ये कि इमरान खान पर तनकीद की बल्कि फरागोगी से मुतालिक जो केसेस हैं उनका हवाला भी दिया। जहां मुल्क की सियासत में वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का बयान मौजूए बहस है, वहीं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की एक ट्वीट ने भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं।
नासिर हुसैन शाह ने अपनी ट्वीट में आर्मी चीफ की मजीद एक्सटेंशन की बात की। उन्होंने कहा कि वो तौसीह के लिए नहीं रहेगा बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के खात्मे के लिए रहेगा जो असल में हमारे न्यूक्लियर असासों के पीछे हैं। बाजवा गो, ये हैशटैग भी सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने अपनी इस ट्वीट के अंदर मेंशन किया है। अब इस वक्त मुल्क की सियासत के अंदर कोई न्यूट्रल्स कहकर बात कर रहा है, कोई इदारों की जो है वो सियासत में मुदाखलत की बात कर रहा है। दूसरी तरफ इदारा जो है वो बार बार ये ऐलान कर रहा है कि उसे सियासत में ना धकेला जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक खत लिखा गया और उस खत में फौज से बाकायदा तौर पर मदद मांगी गई कि इलेक्शंस के अंदर बाई इलेक्शंस में फौज को अपॉइंट किया जाए, लेकिन फौज की जानिब से उसमें भी यूं लगता है कि दे वांट टू स्टे एट आर्म्स लेंथ, वो पीछे रहना चाहते हैं। वो सेकंड थर्ड टीयर की बात हो रही है, एज अ क्विक रिस्पॉन्डर्स फौज सिर्फ अपॉइंट होगी। तो इस पर तारीखी हवाला भी देखना चाहिए। 2013 के इलेक्शंस के अंदर फौज का जो रोल रहा है, दे वर नॉट इन द पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं थे, पोलिंग स्टेशन से बाहर थे। फिर 2018 के अंदर क्या हुआ, वो मैजिस्ट्रेट के दर्जे पर थे, पोलिंग स्टेशन के अंदर थे। अब जब फौज ये कह रही है दे वांट टू स्टे ए पॉलिटिकल, वो गैर सियासी रहना चाहते हैं, उनको सियासत में ना धकेला जाए, बार बार इदारे को सियासत में धकेलने की कोशिश की जा रही है। और दोनों तरफ से एक परसेप्शन मेकिंग है, सिंबलिज्म है। एक तरफ से अटैकिंग जो है वो इस वक्त सियासत हो रही है, इदारों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। दूसरी तरफ से ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि इस वक्त इदारे का ए पॉलिटिकल रूल है, वो बिल्कुल मुदाखलत नहीं करना चाहते, तो क्यों उन पर तनकीद की जा रही है। सबसे पहले नासिर हुसैन शाह साहब ने जो ट्वीट की है और उससे एक परसेप्शन उभरा है, खुर्रम दस्तगीर साहब के उस स्टेटमेंट का एक्सटेंशन है, जरा उन्हीं से बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाह साहब, खुर्रम दस्तगीर के स्टेटमेंट को तो इमरान खान हदफ तनकीद बनाते हैं, लेकिन आपने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट की है और मैं अपने नाजरीन के लिए भी जरा उसको कोट करना चाहता हूं। आपने कहा कि ही विल स्टे नॉट फॉर एक्सटेंशन, यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल बाजवा, ही विल स्टे नॉट फॉर एक्सटेंशन बट एलिमिनेशन ऑफ एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स, दोज इन एक्चुअल आर आफ्टर आर न्यूक्लियर डिवाइसेस। और फिर आपने ये हैशटैग यूज किया है कि बाजवा विल नॉट गो। देखिए, DGISPR इस हवाले से तफसीलन कह चुके हैं कि नवंबर 29 को उनका मुद्दत मियाद मुकम्मल हो रही है, जिसके बाद वो एक्सटेंशन लेने का इरादा नहीं रखते हैं। तो बाजवा विल नॉट गो, जब इस तरह की बात आप कर रहे हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू टॉकिंग अबाउट? देखें, जो उनका टेन्योर है वो मैंने उसी की बात की है कि वो अपना मुकम्मल करेंगे। आपके इल्म में है कि कुछ दिनों से हमारे नादान दोस्त हैं, वो चला रहे थे कि जी गो बाजवा, रिजाइन बाजवा। उसका कतन मकसद ये नहीं है कि वो कोई एक्सटेंशन की बात या कोई दूसरी बात। ये वही लोग हैं, PTI वाले, खान साहब या इनके सारे उनको फॉलो कर रहे हैं कि पहले तो ये बड़ी तारीफें करते थे बाजवा साहब की। आपके इल्म में है कि इन्होंने बहुत सारे कन्वेंशन तक कर दिए कि जी ये तो बाजवा साहब को सलाम के, जिन्होंने जी मुल्क के लिए कटौतियां कर दी जो अखराजात हैं, और फिर ये हुआ वो हुआ, क्योंकि ये सब बहुत सारी चीजों के मरोने मिन्नत थी। ये जो PTI की हुकूमत आई, आपके इल्म में है कि 2008 में इनके पास क्या था, फिर जिस तरह 2012 के बाद से इनमें हवा भरनी शुरू कर दी गई, और फिर 2013 में कुछ सीट्स मिली, फिर इसी तरह 18 में जिस तरह इनको लाया गया, और फिर जब बाई इलेक्शंस हुए, जिसमें कराची का एक मशहूर इलेक्शन है वाडा साहब वाला, तो जाहिर है हमारे मुल्क की सियासत में इदारों का एक अहम रोल रहा है, और उनकी पसंद नापसंद होती है, कभी किसी को लाडला, कभी कुछ होता है, तो वो भी इस लाडले को लेके आए थे। और जब वो देखते हैं कि उनका कोई लाडला मुल्क के लिए ही मुसीबत पैदा कर रहा है, मईशत को तबाह कर रहा है, बैनुल अक़वामी तौर पर तनहा कर रहा है अपने मुल्क को, और इंतजामी निज़ाम को तबाह कर रहा है, अखलाकियात को ख़त्म कर रहा है, तो वो उसे हाथ हटा लेते हैं। और यही वजह है। शाह साहब, आज रिजीम चेंज और कॉन्स्पिरेसी के एजेंडे पर इमरान खान साहब ने एक सेमिनार से खिताब किया है, मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए ना, DGISPR तर्जुमान पाक फौज बबांग दोहरी ये कह चुके हैं कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ के ओहदे की मियाद मुकम्मल हो रही है, जिसके बाद वो एक्सटेंशन लेने का इरादा नहीं रखते हैं। आपकी ट्वीट से जो एक तासुर उभरा कि शायद हुकूमत, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, मखलूत हुकूमत है, वो एक्सटेंशन देना चाहती है, तो एक ये तासुर, जो एक परसेप्शन बन रहा था, अब ये चाहते हैं कि इस पर क्लैरिटी आ जाए कि क्या सियासी हलकों में या हुकूमती हलकों में कोई ऐसी चैमगोई चल रही है, कोई ऐसी बाज़गश्त हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है, और खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की लिहाज से जो बात
सबके उसमें होगी, उसी पे ही बात करेंगे। और हमने कोई एक्सटेंशन की बात नहीं की। हमें सबसे ज्यादा अहम पाकिस्तान है। हम इन नादानों की तरह नहीं है कि हुकूमत में रहें तो इन इदारों की तारीफ करें, अगर हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो कहें कि जी पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, इस एटमी असासे हमारे महफूज नहीं है। आज इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बारे में खदशा था इनको कि शायद मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि जनरल फैज हमीद को मैं आर्मी चीफ बनाऊंगा। आपका ये खदशा था जिसकी वजह से आप इस रजीम चेंज या इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का, इस साजिश का हिस्सा बने। दरअसल ये लोग फौज को कंट्रोल करना चाहते हैं। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं, आप थोड़ा सा रिकॉल करें। जब सेनेट के इलेक्शन हुए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की नेशनल असेंबली, उसमें जब इनको शिकस्त हुई और गिलानी साहब वहां से जीते तो इनकी शिकस्त तो उसी दिन हो गई थी। क्या हुआ कि इन्होंने फौरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में इनको सपोर्ट किसने की? इनसे पूछे। हम भी वही कहते हैं कि जिस दिन से बाजवा साहब पॉलिटिकल हुए और उनका मैसेज गया, फिर दीगर इदारे भी बिल्कुल हट गए, तो ये तो अपना कोरम नहीं पूरा कर सकते। शाह साहब, लास्टली देखिए, जिस तरह से बात हो रही है, आपने भी ट्वीट की, आपने कहा बाजवा विल नॉट गो। बज़ाहिर आपने उसको रिबट किया है या रिफ्यूट किया है? नॉट गो टिल नवंबर, जो इनका डेट है। इससे पहले, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहे थे, आपने देखा होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया की बात देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंपेनर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो दबाव बढ़ा रहे हैं। या इमरान खान साहब अपने खिताबात की सूरत में कभी न्यूट्रल्स कहते हैं, कभी कोई और नाम देते हैं, दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ से आप काउंटर या इसको रिबटल कह लें, या आपने कहा रिफ्यूट कर दिया इस सेंटेंस को। इदारा बार बार कह रहा है कि उसको सियासत में ना धकेला जाए। आपको नहीं लगता कि ये बात करने से जो नए चीफ की अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर भी हर्फ आएगा, या वो भी मुतनाज़ बनेगी फिर? सर देखें, हम तो बात ही ये कर रहे हैं कि भाई ये इदारा पॉलिटिकल है। अगर हम आज बाजवा साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, किस बात के लिए? तो जाहिर है, एक तो हमारे सिपह सालार हैं, हमें उनके लिए बहुत इज्जत है, और अगर वो ऐसे ही रहे, हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और यही बात हम आज भी कर रहे हैं। तो इसके बाद जो नए चीफ आएंगे, जो टाइम पीरियड है उसमें जो आएंगे, और उनको सब वेलकम करेंगे। मेरे ट्वीट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने वजाहत अब भी की है, मैंने पहले भी, कल भी एक ट्रेंड चलाया जा रहा था कि जी बाजवा साहब जो है वो इस्तीफा दे दें, अपनी मियाद पूरी ना करें जो उनकी टर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तर्जमाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, मुल्क की सियासत में नवंबर का महीना खासी अहमियत इख्तियार कर गया है। आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं तो नवंबर के अंदर जो है मेरिट की बेसिस पर आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहता था, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगा दूं। ये वजाहत समझा जाए, ये तशरीह है किसी बात की, ये तौजीहात दी जा रही हैं, ये पैगाम रसानी किसके साथ हो रही है? मुझे हैरत है इस बात पर कि आपको उनकी वाहद क्वालिटी का पता नहीं है। जो उनके नज़दीक बड़े लीडरों की, जो दुनिया के बड़े लीडर हैं, उनकी क्वालिटी होती है वो है यू टर्न। और एक ही चीज़ उन्होंने, जितने भी वादे उन्होंने किए थे, चाहे वो कंटेनर पर खड़े होकर किए थे, चाहे धरने में किए थे, चाहे इलेक्शन कैंपेन में किए थे, उसमें से सिर्फ एक वादा उन्होंने निभाया है, और वो है यू टर्न वाला, कि आज जो कहो कल मुकर जाओ उससे। यही हाल है वो। आप ये कह रहे हैं कि वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे? मैं अर्ज करूं, क्या उनका ये स्टेटेड पोजीशन है? मैं अर्ज करूं, इस एक पॉइंट के ऊपर ही उनका वो जो मंत्र था, हम और एस्टेब्लिशमेंट, हम और फौज एक पेज पर हैं, वो टूटा। इसलिए कि मैं आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, कि आर्मी के डीएनए में ये नहीं है कि पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के सिलसिले में कोई आदमी मेडल करे। जिसने भी की है उसने सज़ा भुगती है। खान साहब क्या कराना चाह रहे थे? खान साहब ने ये पंगा किया। खान साहब ने वहाँ अपना चॉइस की बात की। जनरल बाजवा साहब के साथ ये तज़किरा हुआ, जिसकी वजह से ये डोर इनकी जो बंदी हुई थी वो टूटी। He wanted जनरल फैज़ टू बी द आर्मी चीफ। एब्सोल्युटली, इसके बारे में कोई दो राय नहीं थी। तो फिर पूरी पीटीआई जानती थी कि क्या करना चाहता है उनका कप्तान, पूरा मुल्क जानता था कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो फिर बुखारी साहब, ये खुर्रम दस्तगीर साहब ठीक कह रहे हैं? यही खदशा था जिसकी वजह से रजीम चेंज हुआ है, या इस रजीम चेंज या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने? देखिए, मैं इस वक्त खुर्रम दस्तगीर के बिहाफ पर वजाहत तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो कह तो ठीक रहे हैं।
देखिए ना, एक चीज़ जो कंसिस्टेंटली इमरान खान साहब ने कही इसके अलावा वो ये थी, किसी को बाहर नहीं छोड़ूंगा, सब जेलों में जाएंगे, जेलों में भर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। तो ठीक कह रहे हैं ना गुलाम दस्तगीर खान कि हमें ये फिक्र थी कि ये बंदा वाकई हमें नहीं छोड़ेगा, और नहीं छोड़ा उन्होंने। आप देखिए लेटेस्ट एग्जांपल लें जो इस वक्त शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे जो केस है, ये पहले नैब ने ट्राई किया हुआ है, आपको नहीं पता? जब उन्होंने देखा कि नैब कुछ नहीं कर रही या कुछ नहीं होगा, उन्होंने बुखारी साहब यहाँ यू टर्न तो फिर नून लीग ने और इत्तेहादी जमातों ने भी ले लिया ना सर। कैसे? ये तो महंगाई मार्च कर रहे थे, इनका तो एजेंडा कॉमनर था, इनका तो एजेंडा ही कुछ और था, और जिस एजेंडे की बात खुरम दस्तगीर कर रहे हैं ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं सर इसको। देखिए गुजारिश ये है, अगर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे विद द पीटीआई पॉइंट ऑफ व्यू तो यकीनी तौर पे ये आपको लगेगा कि ये एजेंडा जो था सिर्फ अपनी जान बचाने का था। लेकिन अगर आप फिर नैब अमेंडमेंट्स में क्या हो रहा है सर, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं? आप ये देखें, साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि ये नैब अमेंडमेंट्स आर ऑलमोस्ट द सेम जो खुद इमरान खान साहब करना चाह रहे थे। इसमें जो एक वाहद तब्दीली उन्होंने की है वो ये है कि बारे सबूत जो है अब एक्यूजर के ऊपर है, एक्यूज्ड के ऊपर नहीं है। सब फिर इसका जो इफेक्ट है वो भी रेट्रोस्पेक्टिव है सर, प्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी इन केसेस पर भी अप्लाई होगा। यहां लेजिस्लेट कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं जिनके ऊपर केसेस है। जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो क्या यही ग्राउंड काफी नहीं इस मामले को स्ट्राइक डाउन करने के लिए? 2 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब की। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये मैं वजाहत कर दूं कि इसका रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट नहीं है, ये आइंदा के केसों के लिए। साथ उसने ये क्वालिफाई किया कि हम तो भुगत चुके 90 दिन का रिमांड। राना सनाउल्लाह ठीक कह रहे हैं या वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ठीक कह रहे हैं? देखिए, जो मेरे हिसाब से, मेरी इंटरप्रिटेशन में जो राना साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने साथ साथ पीटीआई के लीडर को भी कहा है और पूरी पीटीआई को भी कहा है कि इससे आपको ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हमने तो जो भुगतनी थी वो भुगत ली। तो नैब को टूथलेस कर दिया फिर? एब्सोल्यूट। देखिए, इसको आप टूथलेस करना चाहें, लेकिन इमरान खान साहब भी वही करना चाहते थे। नैब टूथलेस इसलिए नहीं हुई कि नून लीग ये चाहती थी, नैब टूथलेस 2 वजह से हुई। एक, इसका इस्तेमाल गलत हुआ, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये कि मुल्क की कोई अदालत बता दें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट, बिल्कुल रिमार्क्स हैं जजेस के, रिमार्क्स नहीं है। ख्वाजा साद रफीक केस के अंदर बड़ी तफसील के में कह चुका किसी ने कहा दिस इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग, किसी ने कहा नैब का वजूद होना ही नहीं चाहिए, किसी ने, ये जो इस तरह के रिमार्क्स हैं आला अदलिया के, कहीं तो ठहरेंगे ना वो, कहीं तो उसका असर होगा। अब इसमें निटी-ग्रिटीज हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ऑब्वियसली उनकी सवाबदीद है, उन्होंने सबूतों को देखना है, शवाहिद को देखना है, उन्होंने इंटेंशंस को देखना है। लेकिन सर ये जो नवंबर का जो महीना है वो इतनी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया मुल्की सियासत के अंदर, हुकूमती हल्के जो, अगर खुरम दस्तगीर साहब के इस आर्गूमेंट को बाय कर लिया जाए कि हम सब इसको नलिफाई करने के लिए आए थे, तो अब क्या चाहते हैं ये नवंबर में? क्या चाहते हैं? क्या अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी की चाहते हैं? क्योंकि खान साहब तो ये कहते हैं मैंने तो मेरिट पर करना था जो करना था नवंबर में। देखिए, मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं। कहीं तो ये बात हो रही है कि बाजवा साहब को 2 साल की और एक्सटेंशन मिल रही है, ये बातें हो रही हैं। मतलब है कोई वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, ये अलग बात है। नहीं, हमें तो ये कानूनी नुक्ता है सर, वो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना था 2019 में, बाबर इफ्तिखार ने, जो डीजीआई साहब एसपीआर है, उन्होंने मैं कैटेगोरिकली कहा था कि 29 नवंबर के बाद ही विल नॉट टेक एनी एक्सटेंशन। आपको याद होगा, आपने प्रोग्राम किया था, मैं उसमें तो ये फिर कौन चाह रहा है सर? मैं ये देखें, मैंने कहा कि एक पोजीशन तो ये है, स्टेटेड पोजीशन जो है कि जी उनको नहीं चाहिए। आर्मी चीफ हिमसेल्फ डजंट वांट टू टेक एनी एक्सटेंशन। दूसरी पोजीशन ये है कि जो पीटीआई मिलके साजिश कर रही थी कि यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए, कुछ उसकी खराबियां भी हैं। वो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कुछ तो खिज़ां है बाइस बर्बादी है चमन, कुछ बागबान का हाथ भी इसमें ज़रूर है। तो मिलजुल के भी पहले बहुत सारे काम होते रहे हैं। हम सिर्फ ये दुआ करते हैं कि अब ये फ़ौज का मामला फ़ौज पर छोड़ दिया जाए। ये हमेशा से इसका एक तरीक़ाकार कॉन्स्टिट्यूशन में तय है। 3 से 5 नामों की एक समरी आती है जो प्राइम मिनिस्टर के पास फाइल पहुंचती है। That's what Imran Khan sahab is saying, sir. No, he is not saying that. He wanted to do the same in November, sir. But nobody has done that a year and a half before the situation comes. ये तो पिछले 1.5 साल से ये तो खुरम दस्तगीर साहब और उनकी क़यादत भाप रही थी ना सर। वो तो यही तो खान साहब कह रहे हैं कि इनका खदशा ये था जिसकी वजह से इन्होंने मुझे आउट किया है। खुर्रम दस्तगीर ने तो अब कहा है ना, ये तो 1.5 साल से बता रहे थे कि हमारी चॉइस कौन है, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। खुर्रम दस्तगीर की वजह से इनका बिगाड़ नहीं हुआ है। इनका बिगाड़ ये हुआ है कि ये वो करना चाहते थे जिसकी फौज इजाज़त किसी सूरत नहीं दे सकती। बट बुखारी साहब, जो इमरान खान साहब की स्टेटेड पोजीशन है, मैं आपको वो जो पॉडकास्ट है उसके अंदर जो उन्होंने कहा था वो भी सुनवा सकता हूँ। मुतअद्दिद उनके बयानात ऐसे हैं जिसमें उन्होंने वाजे किया कि ठीक है, बीइंग इंटेलिजेंस चीफ मैं चाहता था जनरल फैज़ कंटिन्यू करें,
बीइंग इंटेलिजेंस चीफ, क्योंकि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं थे, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था, फिर वो कोर कमांडर पेशावर लगे। लेकिन आर्मी चीफ को अपॉइंट करना, जनरल फैज एज एन आर्मी चीफ, वो कहते हैं मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखिए, मैंने फिर आपसे वही कहा, ये प्रीएम्प्ट किया गया था सर, ये प्रीएम्प्ट कर रहे थे, सर, खदशा था, ये स्पेकुलेशंस थी जिसको बाय कर लिया। ये जो यू टर्न के कमालात कप्तान के पास हैं, ये उसका हिस्सा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, व्हाई डिड ही वांट टू विद फैज एज DGISI? व्हाई? हालात इस बात का तकाजा कर रहे थे, आपका वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी सिचुएशन गैर मामूली थी। लोगों का ख्याल ये था, और अपोजिशन चीख के कह रही थी कि उस वक्त के DGISI सपोर्ट कर रहे थे इमरान खान को फॉर एनी बैड थिंग और गुड थिंग। उनका ख्याल ये था कि अगर इन्होंने इवेंचुअली इनको आर्मी चीफ बना दिया तो हमारा बेड़ा गर्क की। सर ये देखिए, ये तो फी जमाना मामला रहा है, क्योंकि DGISI की पोजीशन ही ऐसी है कि वो प्रिंसिपली वजीर आजम को रिपोर्ट कर रहा होता है, और किस DGISI को इस पर मुतनाज़ नहीं बनाया गया। सवाल तो मेरा बड़ा सादा है। ऑलमोस्ट एवरीवन, यस। अब सर, अब नवंबर में जो कुछ होने जा रहा है, ये जो बातें हो रही हैं, इदारा बार बार कह रहा है हमें सियासत में ना धकेले। इनफैक्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो खत लिखा गया फौज के ताउन के लिए इलेक्शंस के अंदर, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई हमें पोलिंग स्टेशंस के अंदर अपॉइंट हम नहीं होंगे, एज ए थर्ड टियर हम क्विक रिस्पॉन्डर्स के तौर पे काम करेंगे। यानी हर सतह के ऊपर इदारा ये चाहता है कि उन पर से वो छाप भी उतरे जो लगी हुई है, उस इफेक्ट को भी नलिफाई किया जाए, सिंबलिज्म के तौर पर उनको अलहदा रखा जाए। फिर ये क्यों बातें हो रही है सर? ये हुकूमत जो कर रही है तो जस्टिफाइड। प्राइम मिनिस्टर के पास है कि वो किसी भी आर्मी चीफ को किसी भी स्टेज पर एक्सटेंशन दे सकता है, और वो है जंग लगी हो, मुल्क की सलामती को खतरा हो, कोई बहुत खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, मुझे मुकम्मल करना नहीं है। और दूसरा ये है कि यही होगा, फाइल आएगी, द प्राइम मिनिस्टर विल पिक एंड चूज। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सीनियर साफी तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। अजान का वक्फा है जी, और एक बड़ा कानूनी नुक्ता है ये जो बातें, अगर बुखारी साहब जैसे एक्सटेंशन 2 साल की, भाई कैसे हो सकती है, क्या कानून में गुंजाइश मौजूद है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और एक्सटेंशन के मामले पर जो कानूनी नुक्ता और कानूनी पेचीदगी है, इस पर बात हो रही थी, और कानूनी नुक्ते को हल माहिर कानून जनाब बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से बेहतर कौन कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ साहब, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ था 2019 के अंदर, और उसमें ये वाज़े तौर पर था कि अब ये एक्सटेंड होगा ये पीरियड फॉर अ न्यू टर्म ऑफ 3 years। अब ये जो न्यू टर्म मिली थी बाजवा साहब को, कानूनी तौर पर ये नई अपॉइंटमेंट एज ए रीअपॉइंटमेंट इसको देखा जाएगा या एज एन एक्सटेंशन इसको देखा जाएगा? क्योंकि पेचीदगी ये है कि अगर तो एक्सटेंशन है तो उसमें वाज़े तौर पर कानून में लिखा गया था कि एक्सटेंशन जो है वो 1 टाइम एक्सटेंशन होगी, दोबारा नहीं होगी, और वज़ीर आज़म के सवाबदीदी इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करते हुए देंगे। लेकिन अगर नई टर्म है तो फिर तो एक्सटेंशन हो सकती है। नहीं, ये तो एक्सटेंशन, ये जो लीगल लॉ में जो चेंज किया है वो एक्सटेंशन है, क्योंकि एडिशनल टेन्योर का है ना, फ्रेश अपॉइंटमेंट का तो नहीं कहा। अगर ये कहा ना होता तो लैंग्वेज वुड हैव बीन कि the army chief, incumbent army chief now, whose term is to expire on this date, shall be reappointed or shall get a fresh tenure on from that date for 3 years. ये कह रहे हैं एडिशनल टेन्योर। अब इसमें इस बाल की खाल में से क्या निकलता है आप, और या कोई कीड़ा निकालना चाहता है, मुझे इसकी कोई इतना फर्स्ट नहीं आता। इन 3 साल जनरल बाजवा को मिल गए आइदर वे। अब इसमें ठीक, अब देखें ना, एतजाज़ साहब खुर्रम दस्तगीर साहब के एक स्टेटमेंट को बार बार कोट कर रहे हैं इमरान खान साहब, और वो कहते हैं कि असल में ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी या जो रिजीम चेंज का जो एजेंडा है वो यहाँ पर मोबिलाइजर्स थे जिनकी वजह से ये चेंज आया है, जो अलाकार बने। अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह कोई महंगाई नहीं थी या पब्लिक नहीं थी या कॉमनर का इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो अपॉइंटमेंट थी एक्चुअली
जिसका हवाला खुर्रम दस्तगीर साहब ने दिया कि अगर वो रह जाते फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स होती तो उसकी वजह से मैस डिस्क्वालिफिकेशंस होती, ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाता। इसी खदशे के पेश नज़र उनकी हुकूमत का आउस्टर हुआ है। ये खुर्रम ने तो की बात निकाल दी है, जो मेन मोटिव था, और मुस्लिम लीग नून इसकी ड्राइविंग फोर्स में लंदन में जाके मीटिंग, कैबिनेट उनकी जाके मिल रही है नवाज शरीफ साहब को, मस्ट बी वेरी कट अप ऑन जनरल बाजवा, और वो उनका अपना एक हर तरफ से प्रेशर डालने का वो उनका तरीका भी यही है कि जिस तरह मरियम कहती है मुजामत होगी तो मुफामत होगी। करनी उन्होंने मुफामत होती है, पर वो मुजामत करके और फिर वो हाथ फेंक देते हैं। तो ये उनका टैक्टिक रहा है पहले से। अब ये समझना कि आर्मी चीफ एंड दी अपॉइंटमेंट ऑफ दी आर्मी चीफ वाज द सिंगुलर मैटर व्हिच वाज in the minds of all allies in the opposition. I don't think that can be a correct conclusion, but mind you, दस्तगीर खुर्रम दस्तगीर ने बिल्कुल रिफ्लेक्ट किया है द माइंड ऑफ द PMLN, और PMLN को यही खतरा था कि हमारे केसेस हमारे खिलाफ हो जाएंगे, ये केसेस जो चल रहे हैं ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, हम शायद गिरफ्तार भी हो जाए, हमारी प्रॉपर्टी भी उससे जब्त हो सकती है। अब एतजाज साहब दो सवाल है ना इस पे। देखिए, एक तो आप मुस्लिम लीग नून को एज फार एज दिस मैटर एंड दिस स्टेटमेंट ऑफ खुर्रम दस्तगीर साहब इज कंसर्न आप सिंगल आउट कर रहे हैं नून लीग को। सेकेंडली ये है सर कि अगर नून लीग का ही ये माइंड था या नून लीग ने ये प्लान किया हुआ था या उनके जहन में ये था कि अगर अपॉइंटमेंट हम नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता हम दीवार से लग जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशंस हो जाएंगी, हमारा मुस्तकबिल तारीख है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपॉइंटमेंट, इसका मतलब हमारी जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उसके अंदर तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर ये खुदा ना खास्ता आपने अपनी तरफ से कहा है कि नून लीग की तरफ से कहा है? नहीं, ये उनका जहन ये है ना, उन्होंने तो खुदा ना खास्ता ही कहा, सोचा होगा सर। अच्छा, चलो मैं आपकी तरफ से आता हुआ, हमें क्या भाई, आदमी चीज कोई आए, ये आए, वो आए, जो आएगा he has to serve under the law and the constitution, और अब हम उसमें लेकिन खुर्रम दस्तगीर में I tell you reflecting only his party's views. I'm sure this is not Akhtar Mengal's view. I'm sure this is not Dr. Malik's view. I'm sure this is not the view of most of the other allies or parties in the government today, क्योंकि वो ये तो खुर्रम दस्तगीर नून का है, उसने नून की जो इनर सोच है वो क्लियरली बता दी है। बड़ा एतजाज साहब, आप तो नून को सिंगल आउट कर रहे हैं। इमरान खान साहब जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो वो नून लीग को नहीं कहते, बल्कि वो पूरी कोलिशन गवर्नमेंट को कहते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी को नाम लेकर कहते हैं वो, और फिर वो ये कहते हैं कि इन्हें ये खदशा था। जब वो इन्हें कहते हैं तो कोलिशन की बात करते हैं, इन्हें खदशा था कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ, और आज तक मैं तो ये इमरान खान का स्पोक्समैन तो नहीं हूं ना उसकी पार्टी में, तो उसके वो वाई कंसर्न मी विद हिज स्टेटमेंट, ही हैज हिज ओन व्यूज एंड ही हैज हिज ओन। नहीं, लेकिन एजाज साहब वो पीपल्स पार्टी को भी इसमें शामिल कर रहे हैं सर। लीडर ऑफ अ पार्टी ही कैन एक्सप्रेस हिज व्यूज, जितना वो बात वो कहे क्योंकि उनका मौक़िफ़ होगा। मुझे तो हैरत हुई है ये खुर्रम दस्तगीर के मौक़िफ़, इमरान खान का तो अपना मौक़िफ़ है, वो एक मौक़िफ़ लेके चल रहा है, लेकिन ये हमें इल्म नहीं था, मुझे तो इल्म नहीं था समझ कि मुस्लिम लीग नवाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द कोalition। ये जानना चाह रहा था कि इस मामले के ऊपर तो आपने नून लीग को सिंगल आउट कर दिया कि असल में ये नून लीग का थॉट आउट प्रोसेस था कि कोई अपॉइंटमेंट होगी और फिर डर उनका था, लेकिन आपका वन ऑफ द प्रोमिनेंट एजेंडाज वाज महंगाई, जिस पर आपने मार्च भी किया था। लेकिन इसके तो बिल्कुल बरक्स हो रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो एक कॉमनर के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, डबल डिजिट्स के अंदर है, और फिर जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसको देखकर तो लगता है कि आने वाले दिनों में घुटन बहुत बढ़ेगी आम आदमी के लिए। जी, इसमें बड़ी कंसर्न है, बहुत कंसर्न है, कोई शक नहीं है, और इससे बड़ा तजर्बा है, और वाकईतन क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं
और महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ी है, डॉलर बड़ी तेजी से ऊपर गया है और रुपया बड़ी तेजी से नीचे गया है। ये हम ना डिनाई कर सकते हैं ना इसको, और ये हम साफ कहते हैं कि इससे हमें बड़ी कंसर्न है, बिल्कुल है। तो इसको आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान होगा इंतखाबात में? अगर इसी तरह रही तो ये जाता रहा इसी तरह, ये चारों ट्रेंड, महंगाई के, बेरोजगारी के, रोजगार की इकोनॉमी जरा स्लैकन हो जाती है, तो इसमें ये अगर इसी तरह रहा तो जाहिर है हमें परेशानी तो होगी। हमको आवाम से कटे हुए दूर तो नहीं है, हम एक अवामी पार्टी है, अवाम के साथ है और अवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हमें यकीनन बहुत तो नुकसान अगर आप उठाएंगे एतजाज साहब, तो आपको लगता है कि इसका फायदा अल्टीमेटली इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को होगा? फिर जिसको भी हो हमें हम चाहते हैं कि मुल्क का नुकसान ना हो। और एजाज साहब, मुल्क तो शायद देखिए, रियासत बचाने की तो बात हो रही है जिसपे शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हमें कड़वा घूंट करना पड़ेगा, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे मुल्क के लिए, लेकिन क्या आम आदमी के सामने ये बयानिया चलेगा? यार ये तो आप एक क्वालिटेटिव जजमेंट आप पूछना चाह रहे हैं, चलेगा नहीं चलेगा वो पता लगेगा, वो तो टैक्टिकली नंबर्स या क्या होगा तो बैलेट से पता लग जाएगा। पर अब मैं शहबाज शरीफ के इस इशू पे यू आज शहबाज शरीफ, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर हिम और एज ए स्पोक्समैन, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं। लेकिन आप हुकूमत में तो है ना एतजाज साहब? कैसे को ही है राइट टू हिज ओपिनियन एंड हिज व्यू। लेकिन आप हुकूमत में तो है ना एतजाज साहब? वो हुकूमत में साथ है, वो भी दुरुस्त है, पर इसमें हमारी एक पोजीशन है, हम उसको नहीं छोड़ने को तैयार। हमारी जो पोजीशन होती है फॉर द पीपल एंड पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज, वी आर कंसर्न्ड बिकॉज ऑफ, क्योंकि लोगों को बड़ा इस वक्त इम्तिहान से गुजार रहे हैं और जो हम लोग, तो हमारी ये कंसर्न। नहीं तो पीपल्स पार्टी यू थिंक विल इजीली गेट अवे विद दिस बाय सेइंग कि ये तो शहबाज शरीफ कर रहे थे, ये अगर ये सोच रहे थे तो ये प्लान खुर्रम दस्तगीर का था, महंगाई बढ़ रही थी तो मुफ्ता इस्माइल एग्रीमेंट साइन कर गए थे, एंड पीपल्स पार्टी विल इजीली गेट अवे विद दिस। देखिए ये आप बातें कर रहे हैं, किताबों में बड़ा कुछ होता है, साथ अगर है तो उसपे काफी गिरेंगे या खड़े होंगे, ऊपर जाएंगे। We have to reflect on these policies and their impact, उनका क्या इम्पैक्ट है, और वो हम करेंगे, अपने तौर पे करेंगे। अपना एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हम मर्ज तो नहीं हुए किसी जमात में, ना किसी को हमने मर्ज किया है, हमारी एक आइडेंटिटी है, वो बावजूद इसके है और होनी चाहिए। और हमें इन बातों से जिससे शहरी परेशान है, हमें बड़ी तशवीश है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो IMF के साथ मुआहदे की बात करेंगे। इस मुआहदे के बाद क्या मईशत में कोई बेहतरी आएगी या फिर आम आदमी के लिए घुटन बहुत बढ़ने वाली है? इस ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। सख्त मुश्किल माशी फैसलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, महंगाई के ना थमने वाले तूफान के बाद अब खबरें हैं कि IMF से मामलात कुछ हद तक तय पा गए हैं, जिसमें IMF ने मजीद शराइत पूरी करने का मुतालबा किया, जिसे हुकूमत ने मेनूअन तस्लीम कर लिया है। इन शराइत की कबूलियत के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही IMF पैकेज बहाल हो जाएगा। IMF की ताज़ा तरीन शराइत में माली साल 2023 के बजट में 4 खरब 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स और पेट्रोलियम लेवी बतदरीज बढ़ाकर 50 रुपए फी लीटर तक पहुंचाने का वादा कर लिया गया है। यानी कि अब आवाम को बतदरीज पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का अजाब एक बार फिर भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हर महीने में 5 रुपए फी लीटर लेवी अदा करना होगी, जिसको चंद माह में 50 रुपए की हद तक ले जाकर इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा
यकम जुलाई से सेल्स टैक्स 11% की शरह के हिसाब से भी वसूल किया जाएगा। IMF के साथ की गई नई बातचीत में जो इस हवाले से जो इकदामात हैं वो शामिल होंगे जिन पर पेशगी अमल करना ज़रूरी होगा। यानी कि अभी तक IMF से डील की मंजूरी हतमी मरहले में नहीं पहुंची है, बल्कि अभी भी कुछ शराइत ऐसी हैं जिसको पूरी करने का कहा जा रहा है। मजीद शराइत पर अमल करने के बाद ही IMF से केस जारी होगी। एक और मुश्किल फैसला करते हुए हुकूमत ने 15 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज पर 1%, 20 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज पर 2%, 25 करोड़ वाली कंपनीज पर 3% और 30 करोड़ रुपया या इससे जायद कमाने वाली कंपनीज पर 4% गुर्बत टैक्स लगाने पर भी इत्तफाक किया। जबकि बजट में हुकूमत ने सिर्फ 30 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा कमाने वाली कंपनीज पर 2% गुर्बत टैक्स लगाया था। यानी अब टैक्स इकट्ठा करने के लिए 30 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज की बजाय 15 करोड़ तक सालाना कमाने वाली कंपनीज भी टैक्स नेट में शामिल कर ली गई हैं। हुकूमत ने इजाफी तनख्वाहों और पेंशन के फैसले को खत्म करने पर भी इत्तफाक कर लिया। इससे कबल बजट में इन मामलात के लिए 200 अरब रखे गए थे। इसके एवज IMF ने बस इतनी पाकिस्तान को रियायत दी है कि सैलाब और जल्जले जैसी कुदरती आफात से निपटने के लिए अलग से बजट मख्तस करने की इजाजत दी है, जो इन कुदरती आफात आने की सूरत में ही इस्तेमाल हो सकेगा, अदरवाइज वो रिजर्व रहेगा। पाकिस्तान ने IMF से 152 अरब रुपए का बुनियादी बजट सरप्लस फराहम करने का भी वादा किया है, जिसका मतलब यह है कि सूद की अदायगियों के सिवा तमाम अखराजात टैक्स वसूलियों से ही पूरे किए जाएंगे, जबकि इसके बाद भी 152 अरब का सरप्लस कौमी खजाने में बाकी रखा जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत ने इजाफी टैक्स इकदामात करते हुए साल 2022-23 के लिए सालाना टैक्स वसूली के हदफ को 422 अरब रुपए तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है और इसके अलावा तनख्वाहदार तबके को फराहम किया गया जो टैक्स रिलीफ है वो भी वापस लिया जा रहा है और इसे भी पहले की सतह यानी कि 6 लाख रुपए सालाना तक महदूद कर दिया गया है। यानी अब 1 लाख तक माहाना कमाने वाले अफराद को भी इजाफी टैक्स अदा करना होगा। इत्तेहादियों की हुकूमत में IMF से की गई जो डील है वो साबिक वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन ने उस पर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि हुकूमत 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सोचा 100 बिलियन इकट्ठा करने के लिए टैक्स देने वालों से और टैक्स इकट्ठा करेंगे, जिससे महंगाई जो अब 28% तक है वो बढ़ेगी, लेवी बढ़ाएगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, 11% टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई बहुत ऊपर चली जाएगी। इस हवाले से शौकत तरीन साहब ने क्या क्रिटिसिज्म किया इस हुकूमत पर वो भी आपके सामने रखता है। 50 रुपए पे ये पेट्रोलियम लेवी लेके जा, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नहीं हुआ। पेट्रोलियम लेवी तो बड़ी देर से लग रही है, 10 साल से लग रही है। हमने पेट्रोलियम लेवी का कहा था 610 अरब इकट्ठा करेंगे, लेकिन हमने उसको जिस वक्त जा रहे थे सिर्फ 17 रुपए थी। अब ये उसको लेके जा रहे हैं 50 रुपए पे। डीजल और उसकी जो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तूफान आ जाएगा, बेरोजगारी होगी, तो ज़ाहिर है फैक्ट्रियां बंद होंगी और फैक्ट्रियां बंद होंगी तो बेरोजगारी होगी। शौकत तरीन ने एक बार फिर मुक़्तदिर हलकों से भी गिला किया है और सवाल पूछा है कि अगर यही करना था तो फिर हमें क्यों हटाया, अभी भी देर नहीं हुई, फौरी इलेक्शन कराए जाए। फिर भी सवाल होगा लोगों से, जो वो लोग हैं मुक़्तदिर लोग हैं, हमें फिर क्यों चेंज किया? हम तो एक अच्छी इकानमी चला रहे थे और जो हम इकानमी चला रहे थे वो तो इन्होंने भी उसकी तस्दीक की है वो अपने इकनॉमिक रिफॉर्म सर्वे के थ्रू। तो अभी भी हमारी पार्टी का, हमारे चेयरमैन का ये मौक़िफ़ है, अभी भी इट्स नॉट टू लेट, इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद एक मुस्तनद हुकूमत की बागडोर दें ताकि वो इस क्राइसिस से हमें निकालें। अब IMF के साथ मामला तय होने की खबरें सामने आने के साथ ही वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया है कि चीनी कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स ने 2.3 अरब डॉलर कर्ज की सहूलत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक मुआहदे के तहत चंद दिनों में रकम पाकिस्तान को वसूल हो जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल IMF को डील में 1 साल की तौसीह देने पर रजामंद करने की कोशिशों में है। वहीं ये खबर भी है कि IMF से मामलात के बाद वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से ख़जाना की वजारत वापस ले ली जाएगी और माशी मामलात को डील करने के लिए इसहाक डार को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अब यह सवाल ये कि क्या इसहाक डार इस मुश्किल सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वतन वापस आएंगे और अगर वतन वापस आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी से उनको बचाने के लिए क्या प्लान होगा। सवाल तो ये भी है कि क्या IMF से डील ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है, क्योंकि IMF से डील को तमाम तरफ इशूज़ का एक रिजॉल्व कहा जा रहा है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहा जा रहा है। क्या पाकिस्तान के तमाम तर जो माशी मसाइल हैं वो इस IMF की डील के साथ, इन दस्तखतों के साथ वो दूर हो जाएंगे? जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो अभी 9 बिलियन डॉलर से नीचे आ चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बहुत बड़ा है, फिर बजट डेफिसिट जो बजट खसारा है, दैट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स इन आवर इकोनॉमिक रिवाइवल। तो उसमें क्या ये सब डेफिसिट्स जो है वो बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि अभी भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर वो रकम मौजूद है जो मुस्तार ली गई है, उसमें सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर की बात हो, उसमें UAE के जो है वो पैसों की बात हो, चीन की तरफ से 2.3 बिलियन डॉलर का जो री रोल है उसकी बात हो, अगर ये भी निकाल दी जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो हमारे मनफी में चले जाते हैं। लेकिन अभी
जो मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से खबर दी गई है कि चीनी कंसोर्शियम बैंक्स जो हैं वो अब $2 अरब से ज़ायद की रकम देंगे पाकिस्तान को। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कतर जो है वो डिफर्ड पेमेंट्स के ऊपर LNG भी हमें देगा, तो फिर मामला काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। फिर सऊदी अरब से एक पैकेज की बात की जा रही है। अगर इस सब को मिला लिया जाए, कतर, सऊदी अरेबिया, चीन, दोस्त ममालिक, तो फिर तकरीबन वो 15-20 अरब डॉलर बन जाते हैं। अगर इतने रिजर्व्स आ जाते हैं, करंट अकाउंट हमारा बेहतर हो जाता है, तो शायद कुछ ऐसी सबील होगी कि जो बातें हो रही थी कि मुल्क खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरफ चला जाएगा, कम से कम उससे सिक्योर किया जा सकता है। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर यानी उस पार अफगानिस्तान में क्या लर्जा खेज वाक़या हुआ है और उसके क्या नताइज मुरतब हुए, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफगानिस्तान के जनूब मशरकी शहर खोस्त के करीब आने वाले जलजिले ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। खराब माशी सूरत हाल, खुराक, अद्वियात और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के बहरान से गुजरने वाले मुल्क में 6.1 रेक्टर स्केल जलजिले ने हौलनाक तबाही मचाई है। जलजिले में अब तक कम से कम 950 अफराद हलाक और 600 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, जबकि हलाकतों में मजीद इजाफे का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। और माहिरीन इसे अफगानिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान आने वाला सबसे ख़तरनाक जलजिला करार दे रहे हैं। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब आने वाले जलजिले ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गुंजान आबादी वाले इलाकों को हिलाकर रख दिया। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 6.1 और इसका मरकज़ खोस्त शहर से 44 किलोमीटर दूर था, जबकि इसकी गहराई 51 किलोमीटर थी। और इत्तलात के मुताबिक जलजिले से सबसे ज़्यादा जो जानी और माली नुकसान हुआ है वो मशरकी सूबे पक्तिया में हुआ है, जहाँ 255 अफराद हलाक और 250 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि सूबा खोस्त में 25 अफराद जान से गए। 90 ज़ख्मियों को अब तक अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अफगानिस्तान के मशरकी इलाकों में जलजिले के बाद मकानात की बड़ी तादाद मलबे का ढेर बन गई है। जलजिले के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए, लेकिन किसी किस्म के नुकसान या अमवात की इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। इससे कबल भी अफगानिस्तान में जलजलों ने तबाही मचाई थी और अफगानिस्तान और पड़ोसी ममालिक में 2015 में 7.5 शिद्दत का बदतरीन जलजिला आया था, जहाँ 280 अफराद जान की बाजी हार गए थे और इसके असरात पाकिस्तान में भी महसूस किए गए थे और मुतअद्दिद अफराद जहाँ सन 2002 में इसी सूबे में 2000 से ज़ायद अफराद जलजिले की वजह से हलाक हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में जलजिले से कीमती जानों की ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों और बहनों के साथ हैं और जलजिले से बिलखुसूस पक्तिया के इलाके में अमवात पर दिली अफसोस है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ की और मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अफगानिस्तान में जलजिले से कीमती जानों की ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मेरी हमदर्दियाँ जलजिला मुतासरीन के साथ हैं और जलजिले में जाबाक होने वालों और ज़ख्मियों के लिए दुआ गो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से भी जो इजहार ताज़ियत है वो किया गया है और इस पर DGI-SPR की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। पाक अफवाज की तरफ से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने भी इस पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अफगानिस्तान में जलजिले से कीमती जानों के ज़िया पर अपने अफसोस का और गहरे रंज का इजहार किया है। जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर हुआ ये कुदरती आफत है, लेकिन इससे पहले जो इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म ले रहा है, जिसको यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी रिपोर्ट कर रहे हैं, खुराक और अद्वियात की किल्लत है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, अफगानियों के पास पैसे नहीं हैं कार्य सरकार चलाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए। ऐसे में हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंसानी अलमिया हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होता चला जा रहा है। एक खौफ के गहरे बादल हैं जो इस वक्त अफगान आवाम के सरों पर छाए हुए हैं, लेकिन कोई सबील दिखाई नहीं देती, ना ही कोई मदद का जो है वो को सबील दे रही है। मदद की अपील ऐसे में की जा रही है अफगानों की जानिब से। पूरी दुनिया का ऑब्वियसली इस वक्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फ़र्ज़ बनता है कि वो इस दुख की घड़ी में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही उनके साथ खड़े हों। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।